हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। तो कल हमने हिंदी साहित्य में कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी को कितने भागों में बांटा गया था, हिंदी का इतिहास उसको कितने 4 भागों में बांटा गया था। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में बांटा गया था। जिसका जो टाइम पीरियड था आदिकाल या वीर गाथा काल, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड बताया था 1000 से 1350 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1000 से 1350 ईस्वी तक। फिर आया था भक्ति काल जो 1350 से कहाँ तक था? 1650 तक। और फिर आया था रीतिकाल 1650 से कहाँ तक? 1850 तक। फिर आया था आधुनिक काल 1850 से आज तक। ये क्या था? ये इसका टाइम पीरियड था। यहाँ तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हमको देखना है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के इससे आगे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो देखते हैं जो आदिकाल है, आदिकाल को कई लोगों ने कई नामों से पुकारा है। क्या? कई लोगों ने कई नामों से पुकारा है। जो कई विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग नाम से आदिकाल को पुकारा है। तो चलिए आदिकाल को किसने किस नाम से कहा है, या आदिकाल को किसने क्या कहा है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके द्वारा, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, या आदिकाल को संधिकाल किसने कहा। तो इन सब चीजों को ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, हेडिंग बनाओ, बढ़िया हेडिंग बनाओ। क्या बनाना है? चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो क्या बनाना है कि आदिकाल को किसने क्या कहा? आदिकाल को, आदि काल को, आदिकाल को किसने किसने क्या कहा, आदिकाल को किसने क्या कहा। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या? आदिकाल कहा। आदिकाल अगर पूछा जाए तो आदिकाल किसने कहा, तो क्या कहेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा। अब देखते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि या क्या क्या चारण काल कहा। संधि काल क्या कहा? संधि काल या क्या कहा? चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल। क्या कहा? राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? हाँ, आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा। क्या? संधि काल भी कहा और चारण काल दोनों कहा उन्होंने। ठीक है। फिर आते आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहा? बीज बपन काल या बीजक काल कहा। क्या? बीजक काल या क्या कहा? बीज बपन काल। बपन काल क्या कहा? बीजक काल या बीज बपन काल कहा। क्या क्या कहा? बीज बपन काल कहा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो क्या कहा उन्होंने? कहा वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल का। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन या यन, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा?
राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल। क्या कहा? सिद्ध, क्योंकि इसमें नाथ और सिद्ध थे, क्या नाथ और सिद्धों की थी, तो सिद्ध सामंत काल। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, सामंत काल। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, क्या कहा? चारण काल कहा, जो कि इन्होंने रामकुमार वर्मा ने भी कहा था, चारण काल। क्या कहा? चारण काल कहा। और भी जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं, इसको मिटा के, इसको मिटा के लिख लेते हैं। एक दो नाम और हैं, उनको भी लिख लेते हैं कि सुमन राजे ने क्या कहा? सुमन राजे, सुमन राजे, सुमन राजे ने किस नाम से पुकारा आदिकाल को? तो उन्होंने क्या कहा? आधार काल कहा। क्या कहा? आधार काल। क्या कहा? आधार काल कहा, आधार काल। और फिर और किसने? और एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। क्या कहा? प्रारंभिक काल। क्या कहा? प्रारंभिक काल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजक या बीज वपन काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। सुमन राजे ने आधार काल कहा। और मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे, अब इसमें एक दो पॉइंट नोट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर चलते हैं जो अपभ्रंश का जो साहित्य है उसकी ओर चलते हैं। किसकी ओर? फिर अपभ्रंश के साहित्य की ओर चलते हैं। फिर क्या करेंगे? एक एक करके हम सब चीजों को पढ़ेंगे, सिद्ध काल, नाथ काल, इन सबको पढ़ेंगे एक एक करके। तो एक दो पॉइंट और नोट करते हैं कि जो क्या थे, जो सिद्ध थे, तो सिद्धों की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी, उनकी किस भाषा का प्रयोग किया, तो ये चीज हम देख लेते हैं कि जो सिद्ध थे उनकी रचना में जो भाषा थी वो कैसी देसी भाषा थी, कैसी देसी भाषा, या उसी को हम क्या कहते हैं, जो किससे पुरानी हिंदी है, क्या पुरानी हिंदी है, उसी को हम सौर सैनी भी कहते हैं, क्या सौर सैनी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर सैनी, या इसी को मिस्र अपभ्रंश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र अपभ्रंश भाषा भी कहा जाता है। ठीक, तो चलो एक दो पॉइंट नोट करो, एक दो पॉइंटों को क्या करो, नोट करो। क्या नोट करना है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं, जो सिद्धों की रचना, या क्या सिद्धों की उद्धृत रचनाओं, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है, कि जो भाषा है वो कैसी है, कि भाषा कैसी है, वो कैसी देसी भाषा है, कैसी है, देसी भाषा है, कैसी देसी भाषा है, तो देसी भाषा है, कैसी है, देसी भाषा। सिद्धों की जो उद्धृत जो रचना है उनकी कैसी भाषा है, जो देसी भाषा है। जो देसी भाषा है उसको क्या मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा भी है। ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अपभ्रंश, क्या मिश्रित अपभ्रंश, अपभ्रंश, या क्या कह सकते हैं इसको, पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, क्या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा भी है, क्या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा भी है।
और जो पुरानी हिंदी की जो काव्य भाषा है उसका जो ढांचा था वो किससे, सौर सेनी प्रसूत से था। किससे, सौर सेनी से था। किससे, सौर सेनी प्रसूत से था। और सौर सेनी प्रसूत जो किसका वो है, वो किससे बनती है, वो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली का क्या मिश्रण था। क्या इसमें क्या था, सौर सेनी प्रसूत में कौन कौन सी होती है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। कौन सी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली होती है। सौर सेनी प्रसूत में कौन सी होती है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इसको लिखो कि पुरानी हिंदी का जो व्यापक जो काव्य भाषा का जो ढांचा है किसके, पुरानी हिंदी का, पुरानी हिंदी का व्यापक व्यापक काव्य भाषा, व्यापक काव्य भाषा का जो क्या ढांचा है वो क्या है, ढांचा वो किससे मिलता है, वो क्या है, वो क्या, सौर सेनी। किससे, सौर, जो हम शुरुआत में पढ़ी सौर सेनी, सौर सेनी प्रसूत, जो सौर सेनी प्रसूत है। इस सौर सेनी प्रसूत में कौन कौन सी होती हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं अर्थात, अर्थात क्या कह सकते हैं, ब्रज, ब्रज भाषा, कौन सी, ब्रज भाषा, और कौन सी, और उसमें कौन होती, खड़ी बोली। ब्रज भाषा और कौन सी होती, खड़ी बोली, खड़ी बोली। क्या होती, ब्रज भाषा और खड़ी बोली होती है। क्या होती, खड़ी बोली होती है। अब जो क्या एक हुए हैं कौन, भरत मुनि, हम पढ़ते आए तो भरत मुनि ने क्या किया, मुनि ने भरत मुनि ने क्या किया कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो इसका क्या, इसका नाम क्या, अपभ्रंश दिया। क्या दिया, इस भाषा का नाम क्या दे दिया भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, क्या, अपभ्रंश नाम देकर उसको क्या, लोक भाषा या देश भाषा भी कहा। क्या, उसको लोक भाषा या देश भाषा भी कहा। किसको, सौरसेन। ठीक है, तो भरत मुनि ने किसमें, भरत मुनि ने किसमें, नाट्य शास्त्र में, किसमें, नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में क्या दिया, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम देगा। क्या, अपभ्रंश, अपभ्रंश नाम देकर, नाम देकर क्या किया, नाम देकर उसको नाम देकर क्या किया, लोक भाषा, लोक भाषा को क्या, देश भाषा भी कहा। क्या, देश भाषा, देश भाषा, देश भाषा भी कहा है। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपभ्रंश का साहित्य की ओर चलते हैं, अपभ्रंश के साहित्य की ओर चलते हैं। फिर क्या करेंगे, हम एक एक कवियों, एक एक चीजों को उठा के हम पढ़ेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपभ्रंश का पहला कवि कौन है, या कौन है, उसकी रचना क्या है, तो इन सब चीजों को क्या करते हैं हम देखते हैं। अब हम रचनाओं के नाम भी लिखेंगे। अभी तक रचनाओं के, अभी किसी ऐसे की क्या, किसी की रचना का नाम हमने नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, उनकी रचनाओं को, जिसका नाम आएगा उनकी रचनाओं का क्या करेंगे, नाम भी लिखेंगे। फिर जब आगे अलग से एक एक करके हम जब सब पढ़ रहे होंगे, फिर उनका क्या करेंगे, सबकी रचनाओं का नाम लिखेंगे। जितनी भी उनकी रचनाएं होंगी, जितनी इंपॉर्टेंट होंगी, उन सब का क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपभ्रंश का साहित्य। अपभ्रंश, अपभ्रंश का साहित्य, किसका, अपभ्रंश का साहित्य। तो बताओ अपभ्रंश के पहले कवि किसे माना गया है, अपभ्रंश के पहले कवि किसे माना गया है, तो कहेंगे अपभ्रंश का पहला कवि किसने, अपभ्रंश का पहला कवि किसे, जो स्वयंभू थे उन्हीं को माना गया है। जो हिंदी भाषा किसके, जो हिंदी भाषा के, उन्हीं को, किसके, जो हिंदी भाषा के प्रथम कवि है उन्हीं को माना गया। ठीक है, तो स्वयंभू को ही क्या माना गया है, अपभ्रंश का प्रथम कवि माना गया। तो चलिए किसने माना है, ये माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने, डॉक्टर, किसने, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, किसने, राम कुमार वर्मा ने किसको, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको, स्वयंभू को, स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को हिंदी का क्या माना, प्रथम कवि माना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो क्या स्वयंभू है, उन्होंने क्या, स्वयं
तो स्वयंभू को क्या हिंदी अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना, जो हिंदी की भी क्या है प्रथम कवि। ठीक है, अब इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को स्वयंभू को क्या अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। लिखो, स्वयंभू को क्या कहा जाए, अपभ्रंश भाषा क्या वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि, क्या कहते हैं वाल्मीकि भी कहते हैं, क्या कहते हैं वाल्मीकि, और क्या कहते हैं व्यास भी कहते हैं, क्या वाल्मीकि और व्यास भी कहते हैं। किसको, स्वयंभू को क्या कहते हैं अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास भी कहते हैं। स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी क्या कितनी 3 रचनाएं क्या है इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कौन कौन सी है, वो है पामौ चरयू, पामौ चरयू, क्या है पामौ चरयू। दूसरी कौन सी है, दूसरी है रिट्ठा, अणे रिट्ठणे, अणे इमी रिट्ठणे चरयू या चरित। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है वो है क्या स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद, क्या स्वयंभू छंद। ये क्या है, इसके 3 रचनाएं इनकी क्या है, ये 3 रचनाएं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 3 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको मान लिया। लेकिन अब अन्य दूसरे कवि किसको मानते हैं, अब देखते हैं दूसरे कवि किसको मानते हैं। तो ये अगर पूछा जाएगा तो इसी अनुसार पूछा जाएगा, राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि दोनों को नाम दे दें। और अब देखते हैं शिव सिंह सेंगर ने किसको अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने, किसने शिव सिंह सेंगर ने, किसने शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने किसको, तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, वो किसको पुष्य को माना है, किसको पुष्य, किसको पुष्य, या इसी को क्या कहते हैं पुण्य, इसी को क्या है पुण्य भी कहते हैं, या पुण्य लिख सकते हैं, क्या पुण्य, पुण्य कवि, कवि को क्या माना है अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है, किसका कवि को, या हिंदी का क्या प्रथम कवि माना है, क्या हिंदी का प्रथम कवि माना है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इनको ये क्या कहते हैं, शिव सिंह सेंगर पुष्यमित्र को क्या भाखा की जड़ भी कहते हैं, क्या भाखा की जड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाखा की जड़ भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि पुष्य को भाखा की जड़ किसने कहा, क्या कहा पुष्य को भाखा की जड़ किसने कहा। अब आते हैं कौन, अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो पुष्य है इसी को क्या मानते हैं, इसी को क्या मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पुष्य है इसी को क्या माना, अपभ्रंश का पुष्य दत्त माना, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्य को अपभ्रंश का क्या पुष्य दंत माना, पुष्य दंत, क्या पुष्य दंत माना। और पुष्य दंत की क्या रचना थी, पुष्य दंत की क्या कितनी रचना थी, तो 63 महापुरुषी, इनकी कितनी रचना, इनकी इंपॉर्टेंट रचना लिखो 63 महापुरुषी, क्या 63 महापुरुष, 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अणय कुमार चर्यो, अणय कुमार, ये क्या है अणा या कुमार चर्यु, क्या रणय कुमार चर्यु। और कौन सी है जसहर चर्यु, तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो है जसहर चर्यु, क्या तीसरी कौन सी जसहर चर्यु, क्या जसहर चर्यु। तो इसको क्या कहा भाका की जड़ भी कहा, किसने शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा पुष्य को भाका की जड़ भी कहा है। इतनी चीजें आपको नोट करनी है, इतनी चीजें आपको नोट करनी है, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब और इम्पोर्टेंट 1-2 फैक्ट हैं जिनको नोट करते हैं।
अपभ्रंश के जो तीसरे कवि हैं वो कौन है? तो लिखो अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन है? तो अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन है? धनपाल है। कौन है? धनपाल है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है भविष्य दत्त कहा, या इसी को भविष्य दत्त कथा भी कहते हैं। क्या? भविष्य कहा, ये है भविष्यत कहा, ये इनकी रचना है। ये इनकी क्या है? रचना है। इसको या क्या कहते हैं? भविष्य क्या बोलते हैं? भविष्य दत्त कथा भी बोलते हैं। क्या? दत्त कथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य दत्त कथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य दत्त कथा भी बोलते हैं। ये किसके? ये जो धनपाल थे, ये किसके? ये राजा एक क्या थे? राजा मुंज थे। क्या थे? राजा मुंज। ये राजा मुंज के क्या? दरबारी थे। क्या? दरबारी थे। तो मुंज ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो मुंज ने इन्हें किसकी? सरस्वती की उपाधि दी। सरस्वती, इनको सरस्वती की उपाधि दी। किसने? मुंज ने क्या की थी? इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। क्या दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। तो इतनी चीजें नोट करो। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आते हैं जिनदत्त सूरि द्वारा रचित कौन सा? उपदेश रसायन रास, जो क्या है? जो रास परंपरा और अपभ्रंश भाषा का क्या? प्रथम राष्ट्र काव्य माना जाता है। इसको लिखते हैं। सब फैक्ट ही फैक्ट है, एक एक चीज लिखते चलिए। फिर क्या आता है? जिनदत्त सूरि द्वारा रचित कौन सा? उपदेश रसायन राज। किसी? जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। उपदेश किसके द्वारा? जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास किसका? जैन रास का। किसका? जैन रास का। क्या है? जैन रास का परंपरा और अपभ्रंश भाषा का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? और जैन रास परंपरा और अपभ्रंश का क्या है? प्रथम रास काव्य है। क्या है? प्रथम कैसा? रास काव्य है। रास काव्य जो कब हुआ था? जो कब लिखा गया? ये 1184 ईस्वी में। कब? 1184 ईस्वी में लिखा गया। फिर आते हैं इसके बाद एक आते हैं भरतेश्वर बाहुबली। कौन आते हैं? भरतेश्वर बाहुबली नहीं, वो आते हैं कौन? शालिभद्र सूरि। कौन से आते? कौन? शालिभद्र सूरि आते हैं, जो क्या करते हैं? जिन्होंने क्या किया? जो रास काव्य परंपरा है उसको हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय उन्हीं को मिला है। उन्होंने किसको? रास काव्य परंपरा को हिंदी में प्रवर्तन कर दिया। क्या ऐसा कौन सा काव्य लिखा? ये कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने लिखा भरतेश्वर बाहुबली। लिखकर उन्होंने क्या किया? ये काम किया। तो लिखो रास काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा का हिंदी प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता। किसको? रचयिता कौन है? वो है श्री शालिभद्र सूरि। रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को जाता है। और भरतेश्वर बाहुबली कब लिखी गई? तो ये लिखी गई थी ये भी इसी टाइम पे 1184 के समथिंग लिखी गई थी। 1184 के समथिंग ये भी लिखी गई थी। ये एग्जैक्ट मत मानना,
इन पे कंफ्यूजन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इतना नोट करो, फिर क्या करते हैं हम आगे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं और एक दो लेखक उनकी कवियों की रचनाओं के नाम लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे रास सिद्ध साहित्य की ओर। किसके साहित्य? सिद्ध साहित्य की ओर चलेंगे। फिर नाथ सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर फागा, ये सब फागु साहित्य, सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए अब चलते जैन आचार्य हेमचंद्र की ओर। किसके? जैन आचार्य हेमचंद्र। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को कुछ लिख लेते हैं। इनकी रचनाओं के नाम जैन आचार्य हेमचंद्र की, इनको क्या इन्होंने क्या लिखा? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। क्या लिखा? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। क्या लिखा? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन लिखा। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को जैन आचार्य, इनको क्या बोलते हैं? प्राकृत का पाणिनि बोलते हैं। क्या? प्राकृत का पाणिनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत का पाणिनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्राकृत का पाणिनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत का पाणिनि भी बोलते हैं। और इनका जो है, जो सिद्ध हेम है, जो सिद्ध, ये क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, ये क्या है? इनका सबसे प्रसिद्ध है। ये क्या? सबसे प्रसिद्ध है। ये क्या? सबसे प्रसिद्ध है। और इनके अन्य हैं वो क्या है? इनके अन्य देखिए, अन्य रचनाएं इनकी क्या है? वो क्या है? कुमारपाल चरित्र है। कौन सा? कुमारपाल चरित्र, या कुमारपाल चरित्र है। योग शास्त्र है। कौन सा? योग शास्त्र है। योग शास्त्र है। कौन सा? कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र है। प्राकृत व्याकरण है। क्या? प्राकृत व्याकरण है। क्या? प्राकृत व्याकरण है। ये इसकी क्या है? ये इनकी क्या है? प्रमुख इंपॉर्टेंट रचना है। क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर और देख लेते हैं थोड़ी सी। फिर क्या करेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसे थोड़ी थोड़ी करके हम कर सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। सोमप्रभा सूरी। किसको? सोमप्रभा सूरी की क्या है? कुमारपाल और प्रतिबोध। कौन सी? कुमारपाल और कौन सी है? एक है प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध है। फिर एक हुए हैं कौन? आचार्य मेरुतुंग। कौन हुए? आचार्य मेरुतुंग। जैन आचार्य हैं। कौन से? जैन आचार्य मेरुतुंग। तो इनकी क्या है? इंपॉर्टेंट इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। क्या है इनकी? प्रबंध चिंतामणि। इनकी क्या? प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि को क्या कहा गया? इसमें क्या है? इसी में क्या है? जो अपभ्रंश को इसमें क्या है? दूहा कहा जाने लगा। क्या? अपभ्रंश, जो दूहा विद्या भी इसको कहा जाने, अपभ्रंश को क्या इसमें जो भाषा प्रयोग है उसमें क्या, इस चिंतामणि में क्या है? अपभ्रंश को क्या कहा जाने? अपभ्रंश को इसके बाद से क्या कहने लगा? अपभ्रंश को क्या? दूहा। क्या कहा जाने लगा? दूहा। क्या लिखा? दूहा भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? दूहा भी कहा जाने लगा। फिर एक है लक्ष्मीधर। कौन है? एक है लक्ष्मीधर। इसकी क्या? प्राकृत पेंगलम है। क्या? प्राकृत पेंगलम की पूछ सकते हैं। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर। इतनी चीजें हमको देखनी है। फिर हम क्या करेंगे? सिद्ध साहित्य को क्या करेंगे? हम कल पढ़ रहे हो क्या करेंगे? सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। फिर हम
नाथ साहित्य को पढ़ेंगे, जैन साहित्य को पढ़ेंगे। इनको क्या करेंगे, एक एक करके हम कल निपटा रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।